चलिए आज की क्लास में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। ठीक है ना। यानी भारत का विभाजन हुआ, लोगों का एक जगह से दूसरे जगह विस्थापन हुआ और दूसरे जगह जाके बस जाना, उसको पुनर्वास बोलते हैं, पुनर्वास। तो आज यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है ना। कह रहा है कि 14 से 15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। यानी 14 और 15 अगस्त के दिन, यानी 14 तारीख को पाकिस्तान और 15 तारीख को भारत आज़ाद हुआ। ठीक है ना। पहले क्या था, ब्रिटिश इंडिया था। ठीक, ब्रिटिश इंडिया जब आज़ाद हुआ तो दो देश बन गया, एक पाकिस्तान बन गया और एक भारत बन गया। ऐसा विभाजन के कारण हुआ, ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया था। ठीक है ना। आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में उस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा है जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के भूभाग को रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींची गई थी। यानी कहने का मतलब ये है बच्चा कि जिसे भारत और पाकिस्तान बना था ना, तो उसको बीच में बाउंड्री खींचा गया था। ठीक है ना। तब ना पता चलेगा कि ये भारत है, इधर से उधर, इस लाइन से इधर भारत है और इस लाइन से इधर ये है पाकिस्तान है। तो उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। ठीक है ना। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। ठीक है ना। मुस्लिम लीग का मुस्लिम लीग बोली थी ना कि द्विराष्ट्र सिद्धांत बनेगा। नहीं, कहने का मतलब ये है कि जैसे जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान बनेंगे और जो हिंदू है वो हिंदुस्तान, यानी अलग अलग देश बनेंगे। ठीक है ना। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। यानी कह रहा है कि जो भारत है ना, भारत में सिर्फ एक ही धर्म के लोग नहीं रहते थे, यहाँ पर दो धर्म के लोग रहते थे, हिंदू और मुस्लिम। इसी के चलते जो मुस्लिम लीग थी बोली थी ना कि हमको मुस्लिम के लिए दूसरा देश चाहिए जिसको हम लोग पाकिस्तान बोलते हैं। ठीक है ना। द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान के मांग का विरोध किया। कह रहा था कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान के मांग को विरोध किया। यानी कह रहा है जो कांग्रेस थी, कांग्रेस इसके खिलाफ थी। यानी कह रही है ना कि देश का कांग्रेस कह रही है कि देश का बंटवारा नहीं होगा। ठीक है ना। लेकिन मुस्लिम लीग करेगा नहीं, देश का बंटवारा होगा। ठीक है ना। राजनीतिक कारण के चलते हमारा देश का बंटवारा हो गया। कह रहा है कि बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी बातों का जोर रहा। नतीजन पाकिस्तान की मांग कर ली गई। ठीक है ना। मांग कर ली गई, नहीं कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक कारण के चलते पाकिस्तान देश अलग बन गया। करे विभाजन की प्रक्रिया, करे कि फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों के बीच बांट दिया जाएगा। यानी फैसला क्या हुआ कि जिसको हम ब्रिटिश इंडिया बोलते थे, ठीक है ना, जो हमारा संपूर्ण इंडिया थी, जिसको हम इंडिया के नाम से जानते थे, अब उसका बंटवारा होगा। क्या होगा? उसका बंटवारा होगा। उसमें दो गो देश बनेगा, एक का नाम रहेगा पाकिस्तान और एक का नाम रहेगा भारत। यह विभाजन दर्दनाक तो ही, पर इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी कठिन था। यानी कह रहा है कि यह विभाजन था, यह बहुत दुख था। ठीक है ना। दर्दनाक था, दुखद था, लेकिन इस पर फैसला करना था और इसको लागू करना था कि हाँ हमारा देश बंटवारा हो गया है। ठीक है ना। देखिए ऐसे मुंह से कह देने से ना होगा। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्यकों को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। यानी अब कैसे हम बांटेंगे, कैसे हम इस देश को दो भाग में बांटेंगे। तो यह बोला गया है ना, देखिए हमारे देश में ना दो गो कौम रहती है ना, हिंदू और मुस्लिम, जनसंख्या इन्हीं की ज़्यादा है, तो हम इन्हीं को आधार बनाते हैं। यानी जिस साइड में मुस्लिम ज़्यादा लोग रहेंगे उस एरिया को हम लोग पाकिस्तान घोषित कर देंगे और जिस एरिया में हिंदू ज़्यादा रहेंगे वो हमारा शेष भारत रहेगा। इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे।
यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है, लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें थी। पहली बात तो यह, ब्रिटिश इंडिया में कोई भी एक ऐसा नहीं था, इलाका ना ऐसा नहीं था कि मुसलमान बहुसंख्यक हो। यानी कह रहा है कि हम लोग तो अपने मन से बोल दिए कि धार्मिक बहुसंख्यक हो, यानी जिस एरिया में मुसलमान ज़्यादा रहेंगे वो एरिया हमारा पाकिस्तान होगा, जिस एरिया में हिंदू ज़्यादा रहेंगे वो हमारा हिंदुस्तान होगा। लेकिन हम तो बोल दिए, लेकिन भारत का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था ना जिस एरिया में सिर्फ मुस्लिम ही रहता हो, ठीक है ना। मुस्लिम यानी कहने का मतलब ये है कि भारत का ऐसा कोनो भी एरिया ना था जिधर सिर्फ मुस्लिम ही रहता है। तो मुस्लिम हिंदू सब मिल के रहता था, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा परेशानी हो रही थी बांटने में। कह रहा है कि ऐसे दो इलाके थे जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूर्व में था। लेकिन भारत में तो ये तो नहीं था कि मुस्लिम एक ही एरिया में ज़्यादा रहेगा। हाँ, लेकिन कुछ था कि कुछ एरिया में मुस्लिम लोग हैं। यानी भारत के एक पश्चिम एरिया में लोग मुस्लिम थे या एक पूर्व एरिया में मुस्लिम ज़्यादा लोग थे, ठीक है ना। ऐसा कोई तरीका ना था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तथा इसके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। कहने का मतलब ये है कि देखा गया कि जो मुस्लिम लोग हैं ना, भारत के पूर्व साइड में और पश्चिम साइड में कुछ अधिकांश मात्रा में हैं, लेकिन बीच में नहीं है। तो कैसे होगा? अब तो भाई साहब ये बात हुआ है कि मुस्लिम जिधर रहेंगे ना उस एरिया को पाकिस्तान दिया जाएगा, और जिधर मुस्लिम ना रहेंगे उधर हमारा इंडिया रहेगा, भारत रहेगा। लेकिन एक साइड में मुस्लिम ज़्यादा है, एक साइड में कम है, पूर्व पश्चिम में, तो पूरा तो ना रहेगा। तो ये बात चला कि चलिए हम लोग पाकिस्तान को दो भाग में कर देते हैं। यानी जो एरिया पश्चिम है उसको पश्चिमी पाकिस्तान बोलेंगे, और जो एरिया पूर्व में उसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान बोलेंगे, ठीक है ना। एक बात देखिएगा ध्यान से, अगर हम आपको नक्शा थोड़ा सा बनाएंगे तो देखिएगा ध्यान से, बस रफ नक्शा बना रहे हैं विद्यार्थी। कुछ इस तरह से हमारा भारत का मतलब नक्शा है, ठीक है ना। जो ये वाला एरिया है ये हमारा पूर्व हो जाएगा और ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, ठीक है ना, जिधर आज वर्तमान में पाकिस्तान है। इस एरिया में अधिकांश मात्रा में मुस्लिम थे बाकी एरिया की तुलना में। यहाँ पर ये जो एरिया आपको दिख रहा है, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इस एरिया में मुस्लिम लोग बहुत ना मात्रा के थे। तो इसका मतलब अगर देखिए दोस्त, अगर मुस्लिम इधर भी रहता ना तो ऐसा हमको लगता है कि भारत को यहाँ से बांट देता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है ना। क्योंकि इस एरिया में मुस्लिम तो थे नहीं, इसीलिए इस यहाँ पर और यहाँ पर दो भाग में दे दिया। अगर मान लीजिए इस बीच में रहता मुस्लिम तो भारत का सिर्फ इतना ही हिस्सा रहता है, यानी दक्षिण भारत और बाकी उत्तर भारत में पाकिस्तान रहता है, ठीक है ना। लेकिन दो साइड में, एक पूर्व में और पश्चिम में मुस्लिम लोग रहते थे, तो इसीलिए इस एरिया का नाम क्या होगा, पश्चिमी पाकिस्तान, इसका नाम होगा पूर्वी पाकिस्तान। अब बाकी जो एरिया है वो हमारा भारत, ठीक है ना। दूसरी बात यह कि मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान में जाने को राज़ी हो ऐसा भी नहीं था। यानी दूसरा बात यह भी है कि सभी मुस्लिम जिस एरिया में मुस्लिम ज़्यादा थे वो लोग चाहते नहीं थे कि हम पाकिस्तान में जाए। उनका वो कहना था कि हम भारत में तो हम भारत में रहेंगे, हमको पाकिस्तान में जाना ही नहीं है, ठीक है ना। खान अब्दुल गफ़र खान पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत के निर्वाधित नेता थे, ठीक है ना। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी और वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। यानी कह रहा है, अगर हम बात करें तो देख लीजिए ये हमारा कुछ आज का पाकिस्तान है सपोज है। तो ये जो आपका एरिया दिख रहा है ना इसको हम खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा पंजाब है और ये हमारा सिंध है और ये आपका बलूचिस्तान है। यानी ये पाकिस्तान का नक्शा है। ये आपका बलूचिस्तान है, ऑप्शन नंबर ए बलूचिस्तान, बी सिंध, सी पंजाब, ये डी खैबर पख्तूनख्वा। तो खान अब्दुल गफ़र खान इस खैबर पख्तूनख्वा में रहते थे। ये मुस्लिम थे। इस एरिया में तो मुस्लिम लोग हैं, तो इसका मतलब कि ये पाकिस्तान बनेगा। तो जो यहाँ पर खान अब्दुल गफ़र खान थे ये विरोध किए, द्विराष्ट्र सिद्धांत के ये विरोध किए कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देश बंटवारा तो होना ही नहीं चाहिए, इसके खिलाफ में थे। लेकिन इनके बात को इग्नोर किया गया और यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया कि आप किस एरिया में रहना चाहते हैं। तो उधर के लोग अधिकांश मात्रा में वोट दिया हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, ठीक है ना। इस एरिया में अधिकांश मात्रा में लोग मुस्लिम थे, तो ये लोग बोले हम पाकिस्तान में रहेंगे। तो खान अब्दुल गफ़र खान का इग्नोर कर दिया गया, ठीक है ना।
तो इनको हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है ना। कर के सहयोग से उनकी आवाज़ की अनदेखी की गई और पश्चिमों सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया, ठीक है ना, उस एरिया को पाकिस्तान में बना लिया गया। तीसरी समस्या और भी विकट थी, यानी कह रहे ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्सों बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आदि वाले थे। यानी कह रहा है ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर होगा और इसमें जिले अथवा उसमें निचले स्तर के प्रशासनिक हल्कों को आधार माना जाएगा। कह रहा है कि ये भी देखा गया इस एरिया में तो थे, लेकिन पश्चिम पंजाब में और बंगाल में, लेकिन इस एरिया में भी कुछ ही सीमित एरिया में मुस्लिम अधिकांश लोग में थे। तो ये कहा गया कि इसको भी बांटा जाए, यानी पंजाब जो हमारा है आज का, जिस एरिया में हम लोग हमारा पंजाब राज्य है, इस एरिया में, ठीक है ना, उस एरिया में पंजाब को बांट दिया जाएगा, ठीक है ना। इस एरिया में पश्चिम बंगाल जो हमारा है, पश्चिम बंगाल को भी बांट दिया गया, यानी पश्चिम बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा हो जाएगा वो आपका बांग्लादेश बन गया। आज बांग्लादेश है, लेकिन उस समय पश्चिमी पाकिस्तान था, ठीक है ना। और जो वर्तमान में हमारा पश्चिम बंगाल राज्य है, ये पश्चिम की ओर हिस्सा में पड़ा था, ठीक है ना, इसीलिए पश्चिम बंगाल इसका नाम ही है। तो यानी संख्या के आधार पर एक तो हमारा पश्चिम हिस्सा और पूर्व हिस्सा बांटा गया है। पश्चिम हिस्सा में और पूर्व हिस्सा उसको भी बांटा गया था। कैसे? पूरा पश्चिम बंगाल अगर हम ले लिया जाए तो उस समय संपूर्ण चारों तरफ से नहीं थे। अगर बात करें, ये हमारा भारत का नक्शा है, ये हमारा पश्चिम बंगाल है और ये हमारा पंजाब है, ये संपूर्ण ब्रिटिश इंडिया है। तो हम मान लिए कि इस एरिया में मुस्लिम ज़्यादा है, ठीक है ना, लेकिन इस एरिया में कुछ ही ऐसा एरिया है जिधर मुस्लिम ज़्यादा मात्रा में। तो यानी हम क्या करें, पश्चिम बंगाल को दो भाग बांट दिए। जो इधर का एरिया है ये आपका पश्चिमी पाकिस्तान बन जाएगा और इधर का एरिया ये आपका पश्चिम बंगाल बन जाएगा, ठीक है ना, ये भारत के हिस्सा हो जाएगा। और ये भी आपको हम लोग बंगाल को भी पंजाब को भी बांट दिए। यानी 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था कि इसका मतलब यह हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारत में है या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई। यानी कह रहा है यह कि 15 अगस्त तक हमारे भारत के लोगों को नहीं पता था कि उनका घर पाकिस्तान में पड़ गया है कि हिंदुस्तान में पड़ गया है। और दुख तो तब हुआ जब पंजाब का बंटवारा हुआ। पंजाब वाला एरिया में बहुत दुख हुआ, ठीक है ना। पंजाब और बंगाल का बंटवारा जब हुआ था, यहाँ पर एक सवाल दिया है, कह रहा है, बच्चा है, पूछ रहा है, अच्छा तो मुझे अब पता चला कि पहले जिसे पूर्वी बंगाल कहा जाता था वही आज का बांग्लादेश है। तो क्या यही कारण है कि हमारे वाले बंगाल को पश्चिम बंगाल कहा जाता है, ठीक है ना। ये बच्चा का सवाल है, आपको तो समझ में आइएगा होगा। कह रहा है कि इसी समस्या से जुड़ी हुई चौथी और विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। यानी कह रहा है कि दिक्कत एक तो और थी, जो लोग कम संख्या में थे, ठीक है ना, अल्पसंख्यक उसे कहते हैं जो कम संख्या में, ठीक है ना। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे, यानी जो एरिया पाकिस्तान की ओर पड़ा गया, जो एरिया हिंदुस्तान की ओर पड़ा गया, दोनों से, जिसे मान लीजिए जो एरिया पाकिस्तान में पड़ा गया, तो पाकिस्तान के एरिया में हिंदू और सिख कम मात्रा में थे, और जो एरिया हिंदुस्तान में पड़ गया इस एरिया में मुस्लिम कम मात्रा में थे, ठीक है ना, अल्पसंख्यक थे। जो इलाके अब पाकिस्तान में है वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आई थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी, ठीक है ना। यानी कह रहा है कि दिल्ली के अगल बगल भी मुस्लिम लोग रहते थे
बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते थे। ये सब लोग एक तरफ से सासत में थे, यानी कह रहा है कि ये लोग डरे हुए थे कि भाई साहब, डरे इस बात के डर रहे थे कि जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान में जो हिस्सा पड़ गया है उधर हिंदू सिख अल्पसंख्यक में, तो जो पाकिस्तान के मुस्लिम लोग हैं इन लोगों को मार रहे थे। जो एरिया भारत में पड़ गया है इस एरिया में मुस्लिम लोग अल्पसंख्यक में है, तो इधर के लोग सिख और हिंदू लोग मुस्लिमों को मार रहे थे। अब ये जो जो लोग दिल्ली के एरिया में बसे थे मुस्लिम, इनको डर हो गया था कि भाई साहब ये हमको भी मत मारने लगे, क्योंकि इधर संख्या हमारी कम है। इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए। जिस ज़मीन पर वे और उनके पुरखे सदियों से आबाद रहे, उसी ज़मीन पर वे विदेशी बन गए थे। यानी ये लोग सोच रहे हैं कि जिस जहाँ पर हम लोग रहे, हमारे पूरा खानदान पूर्वज सब कोई रहा, और आज उसी ज़मीन पर हम लोग विदेशी बन गए हैं। जैसे ही यह बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही हिंसा उन समुदायों के खिलाफ अभूतपूर्व स्तर पर शुरू हुई। तो अपने अपने क्षेत्रों में संख्या में कम थे। इन कठिनाइयों में उभरने के लिए किसी एक के पास कोई योजना भी नहीं थी। शुरू में लोग बाग और नेता यही मांग कर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं अस्थायी है और जल्द इनको काबू में कर लिया जाएगा। यानी युद्ध हो गया, लोग मारने लगे। जो जिस एरिया में जिन लोगों की संख्या कम थी उन लोगों को मारा जाने लगा, ठीक है ना। जो हमारे लोग नेता होता थे, ये लोग सोच रहे थे कि ये मामला को दबा दिया जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वे अनजान थे इससे। लेकिन बड़ी जल्दी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई। सीमा के दोनों ओर के ऐसे समुदायों को प्राय कुछ घंटों की सूचना पर अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर। यानी यह सिचुएशन, हमारे जो नेता थे इनको लगा था ना ये जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन सिचुएशन इतना हो गया ना कि कुछ लोगों को समय नहीं मिला अपना जगह छोड़ने के लिए। यानी कुछ लोग तो 1 घंटा के अंदर में अपना देश बदल लो, यानी जो पाकिस्तान में है जल्दी से भाग के भारत में चला जाओ, नहीं तो तुमको इधर मार दिया जाएगा। टाइम दिया जा रहा था, नहीं जाने पर लोग मार दे रहे थे, ठीक है ना। ये देख लीजिए उस समय का फोटो है, ट्रेन पे लोग ऐसे लादते हुए आ रहे थे, कैसे लाद के आ रहे थे। कह रहा है कि विभाजन के परिणाम, यानी सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी। यानी कह रहा है कि 1947 में बहुत से लोग अपने घर छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, ठीक है ना, मजबूरी। आबादी का यह स्थानांतर आकस्मिक, ठीक है ना, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। यानी यह कोई प्लानिंग नहीं था, अचानक, ठीक है ना, अचानक पे लोग दुखी के साथ निकलने लगे, अपना घर द्वार छोड़ के भागने लगे वहाँ से। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरों में से एक था धर्म के नाम पर एक समुदाय। ये 1947 का फोटो खींचा हुआ है, ठीक है ना। ठीक है ना। कह रहा है कि लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा, यानी एक दूसरे को, जैसे मान लीजिए जो हिंदू है वो मुस्लिम को मारा, जो मुस्लिम है हिंदू को मारा, ठीक है ना, इसे मार रहा था सब। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे, ठीक है ना, लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर संप्रदाय अखड़े के, ये 3 शहर में ना ये जो मारकाट था अधिकांश मात्रा में बहुत ज़्यादा हो गया। जिन इलाकों में ज़्यादा हिंदू अथवा सिख आबादी थी उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों में हिंदू और सिख भी नहीं गुजरते थे। यानी कह रहा है कि लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए। यानी कह रहा है कि जिस एरिया में मुस्लिम लोग ज़्यादा मात्रा में थे तो उस एरिया से ना नहीं गुजर रहा था हिंदू, ठीक है ना। जिस एरिया में हिंदू सिख ज़्यादा लोग थे उस एरिया से मुस्लिम नहीं गुजर रहा था। वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए और इन क्रमों में लोगों को बड़ी संख्या से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह मिली। कल तक जो लोग अपनों का अपना वतन हुआ करता था वहीं की पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव कर रहा था। यानी कहने का मतलब ये है कि जब लोग अपना देश छोड़ के एक जगह से, जैसे मान लीजिए कोई पाकिस्तान से भारत आया, कोई भारत से पाकिस्तान गया, तो ये लोग कहाँ रहते थे, एक कैंप में रहते थे जो
उन देशों के द्वारा लगाया गया था। ठीक है ना। घर गांव से मतलब कि किनारे लगाया गया था। जो भी लोग दूसरे देश से आते थे यानी पाकिस्तान से भारत में आएंगे तो एक कैंप रहेगा, शिविर रहेगा, उसी में सब लोग रुके रहेंगे। ठीक है ना। यानी कल तक जो अपना देश था आज वही हमारा एथी बन गया है, और हमारा जो कल पुलिस रक्षा करी था आज वही पुलिस हमको मार रही है। ठीक है ना। लोगों को सीमा के दूसरी तरफ जाना पड़ा और ऐसा उन्हें हर हाल में करना था। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर यह दूरी तय की। हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया, उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब लोग अपना देश छोड़ के जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, तो उन बीच में न महिलाओं को अगवा कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया, और किडनैप करके उन लोगों से शादी कर लिया गया। जिससे शादी की उनका धर्म भी अपनाना पड़ा। ठीक है ना। यह भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर घर के बहू बेटियों को मार डाला। बहू से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल हो पाए और वे बेठिकाना हो गए। इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आज़ादी का मतलब था कि महीना और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में ज़िंदगी काटना। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग अपने घर की बेटियों को, बहू बेटियों को जहर दे देते थे, मार देते थे कि दूसरा कोई इज्जत नहीं लूटेगा। ठीक है ना। कुछ इस तरह से मेंटलिटी उस समय भरी हुई थी। दूसरा बात, जो लोग थे देश का बंटवारा, ये लोग जाने ना कि देश का बंटवारा होगा तो आराम से हो जाएगा। लोगों ने सालों भर कैंप में रहा, इनका कुछ नहीं था। ठीक है ना। जो उस समय होगा ना, उस समय जो देश का बंटवारा समय होगा, जिंदा जिस जो अपना अस्तित्व जानता होगा गलत सही, उससे पूछिएगा, रोता होगा वो। और जो खास करके पंजाब, बंगाल और लाहौर वाला साइड में होगा, उससे पूछिएगा, वो बताएगा आपको। ठीक है ना। ये है नोआखली। और बांग्लादेश में यात्रा पर गांधी जी 1947 में गए थे। ठीक है ना। नोआखली गांव है जो कि अब बांग्लादेश में चला गया है। यानी भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि तथा फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास, लघुकथा, कविता और फिल्मों में इस मारकाट की नृशंसता का जिक्र किया। विस्थापन और हिंसा से पैदा दुखों को अभिव्यक्ति। यानी कहने का मतलब ये, जो भी भारत और पाकिस्तान के इतिहासकार थे, जो कवि थे, बुक लिखते थे, चाहे जो फिल्म बनाने थे, इन लोगों ने अपने मुताबिक सब कुछ किया। अपने जो फिल्म बनाने वाला है अपने फिल्म में दिखाया कैसे। जिसे आप देख लीजिएगा, ये आपका गद्दर, गद्दर एक प्रेम कथा मूवी देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि विभाजन के समय क्या हुआ था। ठीक है ना। विभाजन की विपदा का जिक्र करते हुए रचनाकारों ने अक्सर वही जुर्म इस्तेमाल किया जो विपत्ति को झेलने वाले बंटवारे का जिक्र करते हुए करते थे। इन सबों के लिए बंटवारा का मतलब था कि दिल के दो टुकड़े हो जाना। विभाजन में सिर्फ संपदा, देनदारी, परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ। ठीक है ना। लेखक बहुत दुखी से अपना सब बता रहे हैं। जो भी होगा, जो भी लेखक है, चाहे जो फिल्म बना रहा है, सब वैसे ही फिल्म में दर्शा रहा है जो उस समय हुआ था। यहाँ पर देख लीजिए, नोआखली गांव में गांधी जी विजिट कर रहे हैं। कैमरामैन कितना नसीब वाला होगा ना, गांधी जी का फोटो खींचा है।
ये मेहमानबाजी के में कसर एक पढ़ लेते हैं। कह रहा है दंगाइयों ने चलती ट्रेन को कह रहा है कि दंगाइयों ने चलती ट्रेन को रोक लिया, गैर मजहब के लोगों को खींच खींच के निकाला और तलवार तथा गोली से मौत के घाट उतार दिया। बाकी यात्रियों को हलवा, फल और दूध दिया। आयोजकों के मुखिया ने कहा कि बहनों भाइयों, ट्रेन के आने की खबर देर से मिली, इसी कारण हम आपका स्वागत पुरजोर तरीके से नहीं कर सके जैसा कि आप सब चाहते होंगे। शहादत हसन मोंटो ये बता रहे हैं, ठीक है ना। मोंटो की कहानी क्रश ए नफसी के हिंदी रूपांतर से लिया गया है एकाउंट से। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये मतलब कि उस समय जानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको हम दिखा रहे हैं इस फोटो को, आप देख लीजिए, देखिए ध्यान से। ये ट्रेन जा रही है, ठीक, यह ट्रेन जा रही है ना, और इस ट्रेन में बहुत सारे लोग भर के आ रहे हैं। इसमें मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तब मान लीजिए यह एरिया मुस्लिम के एरिया में, जैसे यह ट्रेन पाकिस्तान की उड़ गई, तो जो पाकिस्तान की ओर जा रही थी ना यह ट्रेन, तब बीच रास्ता में हिंदू लोग ढुक जा रहे थे, ठीक। और उस हिंदू हिंदू लोग ढुक जा रहे थे, और उसमें बोले थे ना कि जो जैसे मान लीजिए इस ट्रेन के अंदर में मुस्लिम और हिंदू दोनों लोग जा रहे हैं, तो यह ट्रेन भारत से पाकिस्तान की ओर जाएगी। तो जो भारत के मुस्लिम है इस ट्रेन के अंदर ढुकेंगे, और जो लोग भी है गैर मुस्लिम, यानी जैसे जो लोग हैं गैर हिंदू, जो मुस्लिम लोग हैं यानी हिंदू लोग, सबको काट के तलवार से गोली से सबको मार देंगे। बाकी लोग जो हिंदू लोग रहेंगे इनको क्या करेंगे, केला देंगे, दूध देंगे, ये सब। और उसका मुखिया बोलता है कि भाइयों और बहनों, हमको आने में मतलब कि ट्रेन को आने में हमको खबर लेट मिली, इसीलिए आपकी मेहमान नवाजी थोड़ा अच्छा से नहीं कर पाए। ठीक उसी तरह से पाकिस्तान से ट्रेन भारत आ रही थी, तब मुस्लिम लोग ढुक के हिंदू लोगों को जान से मार दिया, रेप किया, बलात्कार किया, गोली मार दिया, तलवार से काट दिया, सब कुछ किया। उधर से भी वो लोग कुछ ना कुछ देते रहता था खाने के लिए, ठीक है ना। इस तरह से हाल होता है। यहाँ पर देखिए, इस आपके बुक में ना यहाँ पर देखिए क्या हाईलाइट किया है, गैर मजहब। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम नहीं हाईलाइट किया है, ठीक है ना। यहाँ पर कहा क्या है, गैर मजहब के लोगों को खींच के निकाला और तलवार के गोली से घाट दिया। यानी कहने का मतलब ये है, गैर मजहब का मतलब क्या है, उस समय दुइयों को अथी था, हिंदू और मुस्लिम, बस यही में हो रहा था झगड़ा ना। यानी ट्रेन से जब लोग जा रहे थे तो ट्रेन को रोक के, जैसे मान लो हिंदू रोक लिया ट्रेन को, तो रोक के मुस्लिम को काट देगा। अगर मुस्लिम रोक लिया तो रोक के हिंदू को काट देगा। इस तरीक़े से हाल हो गया था एकदम। गदर मूवी में आपको दिखाया गया है। आप गदर मूवी देखिएगा ना, तो उसमें ये वाला सीन दिखाया गया है, ये वाला सीन दिखाया गया है गदर मूवी में। गदर मूवी में दिखाया था, ट्रेनों पे लिखा था कि हिंदुओं हमसे काटना सीखो, ठीक है ना। गदर मूवी में आप देखिए, गदर मूवी, तो जब ट्रेन आती है ना इसे लाद के, तो उसमें उस ट्रेन पे लिखा था कि हिंदुओं हमसे काटना सीखो। यानी उधर से लाश, कैसे आपको लोग एकदम लाश बोगी पे, बोगी के अंदर पूरा आ रहा था, कुछ इस तरह से हाल था। आपको क्या लगता है, हम आपको पढ़ा दिए और आप महसूस कर लेंगे, संभव है ना। बस आप इतना अनुमान लगा सकते हैं कि ये ऐसा हुआ होगा, लेकिन जो व्यक्ति उस समय जिया होगा, इस चीज़ को देखा होगा, उनसे एक बार पूछिएगा। क्लास को हम करते हैं यहीं पर क्लोज। कल से हम पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है ना। गर्म हवा है यहाँ से, ठीक। चलिए, ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक। कैसा लगा है वीडियो, कैसा आपको हम
वीडियो में बताते हैं, आप हमको रिव्यू दे दीजिएगा, ठीक है ना। रेटिंग में आप कमेंट में रेटिंग दे दीजिएगा, सिंबल, ठीक है ना। 5 गो स्टार रहेगा, 1 2 3 4 5, आपको जैसा रहेगा 1 से लेके 5 तक स्टार दे दीजिएगा। अगर बहुत अच्छा लगा हो और तो आप 5 गो स्टार दीजिएगा, आप कुछ कम लगा हो तो 1 स्टार दीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। रेटिंग दीजिएगा, इससे हम रेटिंग को देखेंगे, थोड़ा हमको अच्छा लगेगा। चलिए आपसे मिलते हैं कल दूसरे क्लास के साथ।